क्या यूके यूएन में अपनी परमानेंट सीट इंडिया को दे देगा? रिसेंटली फॉर्मर सिंगापुरियन डिप्लोमेट और यूएन के चीफ जो रह चुके हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए ये बोला कि यूके को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और उसको इंडिया को दे देना चाहिए। तो क्या सच में यूके अपनी सीट छोड़ देगा और उसको इंडिया को दे देगा? देखिए, ये बस स्टेटमेंट है जो यूएन चीफ ने अभी तक दी है। इसको हम एनालाइज करते हैं और जानते हैं क्यों ये स्टेटमेंट बिल्कुल रेलेवेंट है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। और यूके बिल्कुल भी कहीं से भी सेंस नहीं बनाता यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें, उससे पहले हम ये जानते हैं कि यूएन कैसे काम करता है और यूएन का स्ट्रक्चर क्या है। यूएन में देखिए 193 कंट्रीज मेंबर है, जहां पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम 2-2 साल में बदलते रहते हैं। अभी जो 5 परमानेंट मेंबर है यूएन में, इनके पास स्पेशल पावर है और वो स्पेशल पावर का नाम है वीटो। वीटो उनको वो पावर देता है, मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन आया, इसमें बात करी जा रही श्रीलंका पे सैंक्शन लगा दे या रशिया पे सैंक्शन लगा दे, यूएस पे सैंक्शन लगा दे, तो इन 5 देशों के पास वो पावर है कि अगर इनमें से किसी एक ने भी ना बोल दिया तो वो सैंक्शन नहीं लगेंगे। यूएन कुछ भी एक्शन लेना चाहता है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, ये स्पेशल पावर है। लेकिन जो टेम्पररी मेंबर है या अदर जो मेंबर्स हैं यूएन के, उनके पास ये स्पेशल पावर नहीं है। और ये 5 मेंबर जो कि ये पावर एंजॉय करते हैं, इनको हम कहते हैं P5 यानी परमानेंट 5। और इन 5 देशों का नाम है रशिया, यूएसए, यूके, चाइना एंड फ्रांस। अब इसमें आप एक बात नोटिस करोगे, इन 5 में से 4 देश वो हैं जिनकी वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी विक्ट्री हुई थी। ये एक कॉमन फैक्ट है कि जो वर्ल्ड वॉर जीता उन्होंने परमानेंट सीट पे अपना क्लेम किया। और फिर आते हैं हम 10 टेम्पररी मेंबर्स पे। तो 10 टेम्पररी मेंबर्स बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, हर 2-2 साल के अंदर, वो फिक्स नहीं रहते। और फिर आते हैं हम यूएन चीफ के ऊपर। चीफ एक ही होता है यूएन का और वो हर महीने बदलते हैं। कोई भी एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ मंथ चीफ बनता है यूएन का। ऐसे ही किशोर महबूबानी जो कि एक्स डिप्लोमेट है सिंगापुर के, वो 2001 जनवरी में, जो कि आगे जाके एक बार और यूएन के चीफ बने, उन्होंने रिसेंटली ये बात बोली कि मेरे हिसाब से यूके को अपनी सीट अब छोड़ देनी चाहिए और उसको रेलेवेंट कंट्री लाइक इंडिया को दे देना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अगर हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यूके आज के टाइम इतना रेलेवेंट रहा नहीं। ट्रेड इकोनॉमी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही। वहां पे गैसेस के प्राइस, इन्फ्लेशन या अदर प्राइसेस बहुत हाई है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। वहां पे आए दिन लोग प्रोटेस्ट करते हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, महंगाई, और कई क्राइम्स हो रहे हैं यूके में जो कि हॉरिफिक है अभी, जो कि यूके को वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं बनाता जो कि एक टाइम पे यूके हुआ करता था। और यही नहीं, यूके की मिलिट्री को भी देखे तो इंडिया से कहीं भी उसका कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया इज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जबकि यूके की मिलिट्री 6th पावरफुल है इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फायर पावर इंडेक्स। और हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी देखें तो यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया, फ्रांस, इन सब की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आज भी ज्यादा है, लेकिन यूके की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इन सब कंट्रीज की है। और यूके वो देश है जिसने अपनी वीटो का अभी तक यूज तक नहीं किया सिंस 1991। वो वीटो पावर जो कि खाली परमानेंट 5 नेशंस को मिली हुई है। तो यूके आखिर वहां कर क्या रहा है जब यूके का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, मिलिट्री पावर इतनी नहीं जितनी इंडिया की है, और वर्ल्ड में इतनी सिग्निफिकेंस भी नहीं है जितनी इंडिया की आज है। तो यूके कर क्या रहा है वहां पे? अब फ्रांस को भी लोग कह सकते हैं कि उसने भी अपने वीटो पावर का यूज नहीं किया 1991 से, लेकिन वो भी वहां पे है। लेकिन फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप है इन द वर्ल्ड। फ्रांस की इकोनॉमी आज भी बेटर परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू यूके। फ्रांस की भी कोई छोटी मिलिट्री नहीं है, फ्रांस की भी बड़ी मिलिट्री है। हाँ, यूके जितनी पावरफुल नहीं है अभी उसकी मिलिट्री, लेकिन फ्रांस आवाज है इस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, नॉट यूके। यूके तो पार्ट भी नहीं यूरोपियन यूनियन का कि वो ये कह सके कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को। तो फ्रांस एज अ वॉइस काम कर रहा है पूरे यूरोप की। लेकिन यूके क्या कर रहा है वहां पे? यूके अभी के टाइम पे इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। इसीलिए यूएन के एक्स चीफ किशोर सर ने ये कहा कि यूके को अपनी सीट अब लीव कर देनी चाहिए और उसको इंडिया को दे देना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट बहुत सही है आज के टाइम पे। और मैं तो कहता हूँ इंडिया को ही क्यों, अफ्रीकन यूनियन को भी एज अ होल इंक्लूड करना चाहिए यूएन के अंदर, जैसे उसको G21 का पार्ट बनाया गया। क्योंकि हमारे पास यूरोप से आवाज तो है, फ्रांस की, यूके की, इवन रशिया भी कई हद तक थोड़ा सा यूरोप में आता है। और एशिया से भी चाइना की आवाज है हमारे पास, रशिया भी जो एशिया में भी आता है तो उसकी भी आवाज है, और नॉर्थ अमेरिका से हमारे पास यूएस है। लेकिन हम अगर इंडिया को देखें, इतनी बड़ी मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, पावर और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इतनी सारी, लेकिन उसकी आवाज कहां है? पूरे यूएन के अंदर कुछ भी नहीं। यूके को तो बैक करने के लिए पूरे यूएस खड़ा है, पूरे यूरोप खड़ा है, लेकिन इंडिया को अपना खुद देखना है। और अफ्रीका के लिए भी कोई आवाज नहीं है, अफ्रीका को भी एक सीट मिलनी चाहिए यूएन के अंदर। आप बताइए इस पे कि आप इस पे क्या सोचते हो उनके स्टेटमेंट के बारे में, और आपके हिसाब से क्या यूके के साथ साथ फ्रांस को भी अपनी सीट छोड़नी चाहिए, या आप ये सोचते हो कि नहीं, फ्रांस को रहना चाहिए क्योंकि यूरोप से एक आवाज जरूरी है? आप जरूर उसके बारे में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कमेंट बहुत ज्यादा सेंसिबल और अच्छा हुआ तो मैं इसको जरूर पिन करूंगा।